हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं आपसे कि कल मैं अपना वीडियो नहीं दे पाया कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से। उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहता हूं आपसे। और तो चलते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन जो थे उस दिन के मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और अगर आप तो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो है आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। यह योजना एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है जिसका लाभ राज्य के लगभग 14 लाख कॉलेज के छात्रों को मिलेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से छात्र की मां के खाते में 4 किस्तों में दी जाएगी। योजना के लिए सरकार द्वारा 4000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लंबित बकाया राशि के लिए 1880 रुपए जारी किए गए 1880 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है। तो यह है कोयला उद्योग। केंद्र सरकार ने कोयला खदानों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से आवश्यक विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाल ही में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानी PMU शुरू की है। और इस फैसले से खदानों के संचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम करने की उम्मीद है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी होगी। इससे देश में कोयले के उत्पादन में भी सुधार होने की उम्मीद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे सॉरी गाइस कि निम्न में से किसने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है। अल्जाइमर अवरोधक किया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च यानी कि JNCASR। इसमें काम करने वाले वैज्ञानिकों बर्बरीन की संरचना को संशोधित करके बर्बरीन से अल्जाइमर इनहिबिटर बेड डी विकसित किया गया है। बर्बेरिन एक प्राकृतिक और कम लागत वाला उत्पाद है जो करक्यूमिन यानी कि जो आमतौर पर हल्दी में पाया जाता है उसके समान है। प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों ROS की पीढ़ी को इसके संरचनात्मक रूप के कारण बेर डी द्वारा रोका जाता है और बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स के ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे TS तिरुमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र। अनुभवी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंधों के रूप में सेवारत हैं। वह सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे जो इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले तिरुमूर्ति ने भारत के विदेशी मामलों में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसने फर्स्ट वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो यह है प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वर्चुअल पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी हुई थी और यह प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाई को कैसे उन्नति पर लाया जाए इसके लिए राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने की जिम्मेदारी है जो जर्मनी के द्वारा की जा रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो यह है अमेरिका। पहल क्या है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गिविटी। अमेरिका के USAID और नई दिल्ली स्थित कंपनी
IPI ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले 5.9 मिलियन डॉलर की सहायता के अलावा 3 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है। वह भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। यह RBI, सेबी और IRDAI जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों जैसे कि बीमा, अनुबंध, जमा अनुबंध और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों को विनियमित करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो यह है दीपांकर दत्ता। 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति नहीं होती है तो वह 7 साल तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। उन्हें 2006 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? तो ये है 8 कोर उद्योगों का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है। अब इस सूचकांक में क्या क्या है? कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे चयनित 8 मुख्य उद्योगों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। हाल ही में कोर उद्योग सूचकांक अप्रैल-मार्च 2019-20 की अवधि के दौरान सुर्खियों में था। कोर उद्योग में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह 18-19 में इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4% थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सांस लेने में कठिनाई को दूर करने हेतु हर्बल डिकॉन्सेंट्रेट स्प्रे किसने विकसित किया है? यह है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। सांस लेने में कठिनाइयों को हल करने के लिए हर्बल डिकॉन्सेंट्रेट स्प्रे को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। हर्बल डिकॉन्सेंट्रेट स्प्रे ऑन मास्क घुटन से बचा सकता है और 4 संयंत्र आधारित तेलों के उत्कृष्ट मिश्रण से तैयार किया गया है। यह स्प्रे विंड पाइप से बलगम या खांसी को साफ करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी SLFMF योजना के तहत लाभ को बढ़ाया। इस योजना में MF का मतलब क्या है? तो यह है म्यूचुअल फंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की जो बैंकों के म्यूचुअल फंडों के लिए तरलता सहायता का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। इस योजना को कहते हैं स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम कहा जाता है। यह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के 6 डेट फंडों को बंद करने के बाद पेश की गई थी। हाल ही में RBI ने सभी बैंकों को इस योजना का लाभ दिया है, चाहे वे रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस देश ने प्रथम वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? तो यह है जर्मनी। यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था, जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में होती रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अपने यहाँ से किसने इसमें भागीदारी की थी? अपने यहाँ के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। लगभग और इसमें लगभग कितने देशों की भागीदारी थी? करीब 30 देशों की इसमें भागीदारी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये है आंसर यश। 30 अप्रैल 2020 को यश कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करें यश, तो यश का मतलब क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसके द्वारा सरकार सही निर्णय ले सकती है और संबंध जो भी जोखिम है उनका प्रबंधन किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसके द्वारा चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया? तो ये है USGC। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? तो ये है 4। इसका गठन कब किया गया था? भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA का गठन वर्ष 2018 में किया था। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए क्या गया था? 4 थे स्टेट, 3 स्टेट, एक UT, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुडुचेरी। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जो पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न तो फालतू में आ गया। किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के एक IAS अधिकारी हैं और पूर्व वित्त सचिव हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजीव कुमार को सेवा ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। देश भर में मनरेगा के तहत कार्यरत कुल 77.85 लाख मजदूरों में से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, जो कुल श्रमिकों का 24% है। अब राजस्थान के कुल मजदूरों की संख्या है लगभग 14%, दूसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है 12% के साथ ये तीसरे स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है मनीषा सिंह। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। मनीषा सिंह ने इससे पहले आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के कार्यवाहक अवर सचिव के रूप में कार्य किया है और वर्तमान राज्य विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव के सहायक सचिव के रूप में पद पर कार्यरत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था? तो यह है हेमा भाराली। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे ये हेमा भाराली, और ये इनका निधन हुआ है इनका निधन हुआ 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इन्होंने महिलाओं की स्थिति, जो समाज में इनकी स्थिति को उत्थान करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, और इसीलिए इन्हें 2005 में पद्मश्री और 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस स्थान पर आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था? तो यह है
उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया है और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी कि CAMS के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जानकारी दी गई। आर्कटिक के ऊपर ओजोन छेद पहली बार मार्च के अंत में खुला, जब कई हफ्तों तक असामान्य हवा की स्थिति के कारण उत्तरी ध्रुव पर ठंडी हवा फंसी रही। ध्रुवीय भंवर के रूप में जाने वाली ठंडी हवाओं ने ठंडी हवा का एक वृत्ताकार पिंजरा बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण हुआ, जो मानव निर्मित प्रदूषक जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन मिला और पास के ओजोन गैस को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप वहाँ छेद हो गया और वातावरण ग्रीनलैंड के आकार को 3 गुना करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में UGC नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया, जिसने स्थायी पदों को आवधिक पद के रूप में बदल दिया। नियमों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्यों का मूल कार्यकाल क्या था? तो ये है 5 साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंतरिक विस्थापन GRID 2020 रिपोर्ट में निम्न में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह है IDMC द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, इसका फुल फॉर्म है। रिपोर्ट में अब बात करते हैं रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि रिपोर्ट में भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें 2.6 मिलियन दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए हैं और लगभग 33.4 मिलियन लोगों को आपदा और संघर्षों के कारण दुनिया में विस्थापन का सामना करना पड़ा है। लोगों का विस्थापन 145 देशों में फैला हुआ है। सबसे प्रमुख आपदाएं प्रशांत, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस IIT द्वारा बहुसतह सैनिटाइजर डिजाइन किया गया है? तो यह है IIT भुवनेश्वर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर ने एक मल्टी लेयर सैनिटाइजर को डिजाइन किया है और विकसित किया है, जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए UVC लाइट्स यानी अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ या UVC का उपयोग करता है। चैम्बर को बैक्टीरिया और वायरस द्वारा सतह के जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस संस्थान ने H-कार्ट रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो यह केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान H-कार्ट रोबोटिक डिवाइस को दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। H-कार्ट का अर्थ क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस। और इस रोबोटिक डिवाइस का उपयोग कोविड-19 के मरीजों से नमूना संग्रह करने और उपचार के लिए किया जाएगा। इससे कोविड-19 के रोगियों का इलाज कर रहे जो भी हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो संक्रमित होने से बचेंगे और संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाए रखकर और उनकी देखभाल करने में यह फिर सक्षम होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है सर्बिया। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से हट गई है, अब सर्बिया को सौंप दी गई है। भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। $500। चलते हैं। तो इसी के साथ गाइस, कैसा लगा है वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।